हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। तो मैं साक्षी गोस्वामी फिलर फॉर्म चैनल पे आपके लिए रोज़ लेके आती हूँ डेली 3 बजे पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग कॉमर्स की क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि 10 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हमारी जो क्लास नंबर 8 है वो रहने वाली है। हमने स्टार्ट किया है कॉमर्स पेपर 2 की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स, जिसकी हमारी लास्ट 7 क्लासेस हो चुकी हैं जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वो सीक्वेंस वाइज लगा लेना। और आज हमारी है 8 नंबर क्लास, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लासेस और नोट्स के रिगार्डिंग लिंक्स आपको अवेलेबल रहती है आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाती हैं। ठीक है, और जो फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन और वेबसाइट है वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, फ्री नोट्स, 5000 प्लस MCQs और फ्री बुक्स सब अवेलेबल करवाया गया है। ठीक है, तो 17 जनवरी से प्रॉपर ये जो सब्जेक्ट्स है पेपर 2 के, इन सब की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन, मीन्स, स्कोप, एडवांटेज, फिर हमारा ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद हमने ट्रेड बैरियर्स, इन सब की चर्चा लास्ट क्लासेस में कर ली है। और अभी हमारे चल रहे हैं मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट, कि किस किस तरीके से कोई डोमेस्टिक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाती है, कौन कौन से तरीकों से, जिनमें से हमने 2 मोड्स को अच्छे से समझ लिया। फर्स्ट था आपका ट्रेड रिलेटेड मोड जिसमें एक्सपोर्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पिगी बैंकिंग, काउंटर ट्रेड, ई कॉमर्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और सेकंड था हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में हमने लास्ट क्लास में हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आज हमारा जो थर्ड और लास्ट मोड है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट मोड्स। कोई कंपनी किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच बना पाती है, यहाँ पे उन सभी पॉइंट्स की चर्चा की गई है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मोड्स की। देखिए, एक कंपनी क्या डायरेक्ट किसी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर देगी? नहीं, सबसे पहले क्या करती है वो ट्रेड रिलेटेड मोड्स के थ्रू क्या करती है, किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एंटर करती है, राइट। फिर उसे लगता है कि हाँ धीरे धीरे उसका काम अच्छा बढ़ने लगा है, फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड पे जाती है और उसे फिर ये लगने लगता है कि जो एक डोमेस्टिक कंपनी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच के अपनी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है उसको क्या कर रही है, फुलफिल कर पा रही है। तो उसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि क्यों ना हमें जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू भी अपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको, और जो वर्ल्ड वाइड देश हैं उनमें क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए अपनी सब्सिडरीज को, अपनी कंपनी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस दौरान जब देखती है एक कंपनी कि वो प्रॉफिट में जा रही है और अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पा रही है, तब वो जो तरीका अपनाती है कौन सा, निवेश का तरीका अपनाती है, यानी किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका वो अपनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस किस तरीके से निवेश, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है किसी फॉरेन कंट्री में, उसके ये पॉइंट्स हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका
ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग, विदेशी विधानसभा और मिश्रण। आई होप नाम से मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि व्हाट विदेशी विधानसभा और मिश्रण, बट मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ अब इसके बारे में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है ओवरसीज असेंबली। यू नो अबाउट असेंबल। असेंबल क्या होता है कि जब हमारे पार्ट्स डिफरेंट तरीकों में बिखरे हुए होते हैं, उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं, उसे हम असेंबल करना बोलते हैं। आप देखते होंगे आजकल, जैसे अगर हम ऑनलाइन कोई पार्ट्स मंगवा रहे हैं, जैसे साइकिल भी मंगवा रहे हैं, तो उसके पार्ट्स क्या होंगे, अलग अलग टूटे हुए, मतलब आपके कार्टून में पूरा पैक होके आएगा वो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, किसी मैकेनिक के पास जाके उन सारे जो पार्ट्स है साइकिल के, बाइसिकल के, उनको असेंबल करवा के क्या करोगे, फिर उसका यूज़ करोगे, राइट। अब इस चीज़ को समझते हैं कि इसे इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू कैसे समझा जाएगा, तो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है अपना प्रोडक्ट, यानी टाटा की कार मान लीजिए, एक टाटा की कार है सफारी, वो कर रही है एक्सपोर्ट। कहाँ पे, यूएसए में क्या हो रहा है, टाटा कार सफारी का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यूएसए के लिए ये क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यूएसए की गवर्नमेंट ऐसा सोचेगी कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है और जो हमारे देश की करेंसी है वो इंडिया में जा रही है, तो वो क्या करेगी, उस पर बैन लगाने के लिए जो वहाँ की इंपोर्ट ड्यूटी है उसका परसेंटेज इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। जैसे मान लीजिए जो सफारी है उसका प्राइस है 15 लाख में, वो क्या होती है, एक्सपोर्ट हो रही है यूएसए में, ठीक है। बट अब जो यूएसए है वो जब इंपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है, तो 15 लाख तो उसकी कॉस्ट है ही है, साथ में उस पर मान लीजिए लगा हुआ था 10% इंपोर्ट ड्यूटी, यानी 10% आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगा हुआ था, ठीक है। तो 1.5 आपका 10% जो है वो 15 लाख में ऐड हो जाएगा और वो उसकी कॉस्ट आएगी। यानी 15 लाख की आपकी गाड़ी है और 10% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी, यानी वो हो गई 16,50,000 की आपकी कार, उसकी कॉस्ट आएगी यूएसए की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ रहा था और उसको कम करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगाया और 10% से उसको 50% पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा, इंपोर्ट जो है यूएसए की गवर्नमेंट या यूएसए की जो कंपनीज है वो थोड़ी ना इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे कोई इंपोर्ट करना चाहेगी, तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या करा, जैसे टाटा है तो टाटा कंपनी ने क्या किया कि अपनी जो वो कार बनाती है ना, उसमें जितने भी पार्ट्स लगते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं कार के, उनको क्या करेगी, उनको आपस में जोड़ के वो पूरा कार नहीं बनाएगी, वो उनको बिखरा के रखेगी, हर एक पार्ट को अलग अलग, ठीक है। और फिर क्या करेगी, वो डायरेक्ट कार का एक्सपोर्ट ना करके जो कार के पार्ट्स हैं ना, स्पेयर पार्ट्स, उनको क्या करेगी, उनको वो क्या कर देगी, यूएसए में एक्सपोर्ट कर देगी, यूएसए में बेच देगी। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी किस पे इंक्रीज हुआ है, कार पे इंक्रीज हुआ है, ना कि कार के पार्ट्स पे। कार के पार्ट्स पे तो इंपोर्ट ड्यूटी सेम ही है और वहाँ के लोग उसे इंपोर्ट करना भी चाहेंगे क्योंकि कॉस्ट उनकी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ी होगी, राइट। तो यूएसए में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से कार की जो इंपोर्ट की डिमांड है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो कार के पार्ट्स है उसकी डिमांड तो सेम ही रहेगी, जितना इंपोर्ट पहले होता था उतना ही अभी होगा। तो इंडिया क्या करेगी, इंडिया की टाटा कंपनी पार्ट्स का क्या कर देगी, एक्सपोर्ट कर देगी, ठीक है। अब वो क्या करेगी, यूएसए में कोई जगह लेके वहाँ पे अपने स्क्रू वगैरह सब जो भी अपना है प्लांट बना के वहाँ पे वो लेके जाएगी पार्ट्स जो वहाँ एक्सपोर्ट हो चुके हैं, इंपोर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे उन पार्ट्स को इकट्ठा करके वहाँ पे उन्हें क्या कर देगी, असेंबल करके और कार बना देगी। तो वो प्रोडक्ट फिर कहाँ का बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया, वो यूएसए का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट्स? कहने का मतलब ये है
कि अगर हम अपना कार का एक्सपोर्ट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कार का पार्ट्स वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे और वहीं पे फिर उन पार्ट्स को यूएसए में ही असेंबल करके वहीं पे अपना कार बना लेंगे और फिर उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका हो गया कि जब हमारे एक्सपोर्ट बैन होने लगते, यानी इंपोर्ट पे उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया, जिससे हमारी एक्सपोर्ट की यानी अपनी कार की डिमांड कम होने लगी। तो जो रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पे यूएसए ने या किसी कंट्री कोई लगाती है रेस्ट्रिक्शंस, उनसे कैसे डील किया जाए और उसके लिए कैसे अलग से तरीका निकाला जाए, तो वो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। राइट, मतलब क्या करेंगे, हम उस जगह पे पार्ट्स को ले जाके असेंबल कर देंगे और वहाँ पे मतलब उन पार्ट्स को मिक्स कर देंगे। वो किसी भी, ज़रूरी नहीं वो कार के ही पार्ट्स होंगे, वो कोई हार्डवेयर थिंग हो सकती है, लाइक कंप्यूटर के भी पार्ट हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के, किसी मशीन के पार्ट्स हो सकते हैं। राइट, तो उनके पार्ट्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट करके और असेंबल कहाँ करेंगे, हम उसी देश में, यूएसए में, उसी देश में हम वहाँ पे असेंबल करके और उनको सप्लाई करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग। आई होप अच्छे से मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर है। राइट, कहने का मतलब है कि इंपोर्ट के जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हाई प्रशुल्क, हाई टैरिफ लगा दिए जाते हैं, फ्रेट चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं, तो उनको हम किस तरीके से डील करें, उसके लिए हम असेंबल ऑपरेशन को अपनाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, जैसे जो जापानीज़ आपके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने क्या किया, असेंबलिंग अपनाया। किस वजह से यूरोप में असेंबलिंग अपनाया, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट बैरियर्स लग गए थे, तो उन्होंने जो असेंबल की प्रोसेस है उसको अपनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये जो आपका असेंबली ऑपरेशन है, इसको हम बोल सकते हैं, इसे हम स्क्रू ड्राइविंग ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। स्क्रू ड्राइविंग आप समझ गए ना, मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको क्या कर दिया, आपस में मतलब जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम स्क्रू ड्राइविंग ऑपरेशन या असेंबल ऑपरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट का आपका फर्स्ट मोड था, ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग। थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट, जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। जॉइंट वेंचर का नाम तो आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुना होगा, सुना है ना स्टूडेंट्स, जॉइंट वेंचर, राइट, संयुक्त उद्यम। चलिए इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। आपने पार्टनरशिप कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, यानी एक कंपनी क्या करती है, पार्टनरशिप कर लेती है दूसरी कंपनी के साथ। अपने ही इंडिया में मान लीजिए एक कंपनी है, उसने पार्टनरशिप कर ली दूसरी कंपनी के साथ, यानी अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको डिवाइड कर लिया। वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हाफ ऑफ भी कर सकते हैं या कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। और दोनों कंपनीज अपनी अपनी स्ट्रेटजीज, अपने अपने इन्वेंशंस को आपस में मिला के फिर क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट लाते हैं या तो फिर नई क्रिएटिविटी के साथ कंपनी को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक नेशन में यानी सिर्फ इंडिया में दो कंपनी आपस में पार्टनरशिप करके और अपना बिजनेस रन कर रही है तो वो तो डोमेस्टिकली होगा। ठीक है, और वही मान लीजिए एक तो है आपकी इंडिया की कंपनी, ठीक है, और एक है आपकी फॉरेन, यानी कोई भी कंट्री की कंपनी हो सकती है, यूएसए की मान लीजिए आप। ठीक है, तो वो आपस में मिलके फिर क्या कर रही है, पार्टनरशिप कर लेती हैं, अपनी अपनी इक्विटी को डिवाइड कर लेती है आपस में, यानी 50% शेयर मेरे होंगे, 50% शेयर आपके होंगे, या फिर अपने अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर क्या करती है, दोनों कंट्री अपने देश के रिसोर्सेज यानी संसाधनों का यूज़ करके और अपनी स्ट्रेटजीज, तकनीक सबका यूज़ करके जब बिजनेस को एक्सटेंड करती है, बढ़ाती है,
तो उसे ही हम बोलते हैं संयुक्त उद्यम, यानी संयुक्त आपस में मिलके किसी उद्यम को चलाना, जॉइंट वेंचर। आपस में दो कंपनियां मिलके क्या कर रही है, एक उद्यम स्थापित करके और उसे डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, अपनी अपनी तकनीक, अपने अपने संसाधन दोनों आपस में मिक्स करके। ठीक है, अब क्या होता है, जॉइंट वेंचर आपका 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। फर्स्ट होता है आपका मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में क्या होगा कि 50% आपका, जैसे मान लीजिए कि 70% इंडिया की कंपनी है उसका पार्ट है और 30% कोई फॉरेन की कंपनी है उसका पार्ट है, तो इसमें मेजॉरिटी किसकी रहेगी, इंडिया की रहेगी। ठीक है, और अगर दोनों का इक्वल है, यानी 50% तो इंडिया की कंपनी का है और 50% ही फॉरेन कंपनी का है, तो उसे हम बोलते हैं इक्वल ओनरशिप। क्या बोलते हैं, समान अधिकार, यानी इक्वल ओनरशिप। ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका जो परसेंट है वो 30% आप क्या कर रहे हो, अपना इक्विटी कर रहे हो, मतलब आपका कितना है 30% पार्ट है और फॉरेन कंपनी का कितना है 70% पार्ट है, तो उसे हम बोलेंगे माइनॉरिटी, मतलब कि लेस देन 50%। आपका कितना है 30% ही है, तो आपकी क्या है, माइनॉरिटी है, और फॉरेन कंपनी क्या है, मेजॉरिटी है। ठीक है, और अगर इक्वल होता है 50-50% तो क्या होती है, आपकी इक्वल ओनरशिप होती है। तो जॉइंट वेंचर में ये 3 चीज़ें होती हैं, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और इक्वल ओनरशिप। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में जॉइंट वेंचर की हेडिंग डाल के इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप व्हाट इज जॉइंट वेंचर, व्हाट इज ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग, आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। असेंबली में हम किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, हम पार्ट्स का एक्सपोर्ट करके और उसी कंट्री में उन्हीं पार्ट्स को फिर जोड़ करके असेंबल कर करके वहाँ पे जब सप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलेंगे ओवरसीज असेंबली। और अगर हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में अपनी इक्विटी मिक्स करके, चाहे 70-30%, चाहे 50-50%, चाहे 30-70%, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और इक्वल ओनरशिप के रिगार्डिंग हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, हुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, पूरी मालिकाना हक वाली। नाम से समझ में आ रहा है, जब हम किसी फॉरेन कंट्री के साथ पार्टनरशिप में काम ना करके पूरा हक हमारी ही कंपनी का, यानी हम अब मान लीजिए टाटा की एक कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो हमारी इंडिया में एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और उसकी ही उसी की सहायक कंपनी हमने क्या की, हमने यूएसए में भी क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी, यानी सहायक कंपनी हमने कहाँ पे खोल दी, यूएसए में खोल दी। ठीक है, तो वो होगी पूरी मालिकाना हक किसका है, टाटा का ही, उसमें किसी फॉरेन कंपनी का कोई भी भाग नहीं है, वो क्या है, इंडिया की ही सहायक कंपनी है, यानी इंडिया की टाटा की ही सहायक कंपनी कहाँ पे खोल दी गई है, यूएसए में खोल दी गई है, जो पूरी क्या है, टाटा की ही है, उसमें किसी और कंपनी की पार्टनरशिप नहीं है। पूरा 100% इक्विटी किसके पास है, इंडियन कंपनी के पास ही है, तो वो होती है हुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, यानी पूरा मालिकाना हक किस पे है, इंडिया वाली कंपनी का ही है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई एक इंडियन कंपनी अपने आप को बढ़ाना चाहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100% अपने हक के साथ, 100% अपनी ओनरशिप के साथ, तो वो क्या करती है, अपनी सहायक कंपनी ओपन कर देती है, कहाँ पे, दूसरे राष्ट्र, दूसरे नेशन में। ठीक है, जॉइंट वेंचर में क्या होता है, चाहे आप 90% अपना भाग दे रहे हो लेकिन 10% तो कोई और साथ में इन्वेस्ट कर ही रहा है, लेकिन हुल्ली ओन्ड सब्सिडरी में क्या होता है, 100% किसका भाग रहता है, सिर्फ जो आपकी खुद की कंपनी है उसी का भाग 100% रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच में और कोई इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है। ओके,
तो ये हुली ऑन सब्सिडरी होती है, यानी पूरे ओनरशिप 100% वाली कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है कि किस तरीके से ये ओपन की जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेट्स डिस्कस कि हुली ऑन सब्सिडरीज किन किन तरीकों से ओपन की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका ग्रीनफील्ड ऑपरेशन, ग्रीनफील्ड संचालन। किस तरीके से किया जाता है, लेट्स सी। अब ग्रीनफील्ड का क्या मतलब है, आप क्या करते हो कि इंडिया की कोई कंपनी है लेकिन वो फॉरेन में जाके बिल्कुल नए सिरे से क्या कर रही है, अपना काम शुरू कर रही है किसी दूसरे राष्ट्र में, यानी बिल्कुल नए सिरे से। यहाँ से उसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ जाके वो एकदम नए तरीके से वहाँ के संसाधनों के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो डिमांड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पूरा नए सिरे से जब क्या कर रही है, काम शुरू कर रही है, यानी वो अपना नया प्लांट वहाँ पे बिल्ड करेगी, फिर वहाँ पे जो अपनी कैपिटल जो असेट्स है वो लेके आएंगी, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, सब वहीं पे क्या करेंगी, बनाएंगी, और उसके बाद में वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करना शुरू करेगी, और साथ ही साथ सारी ऑपरेशन एक्टिविटीज, संचालन की गतिविधियां हैं वो भी करेंगी, मतलब बिल्कुल नए सिरे से। यहाँ से वो कुछ भी लेके नहीं जाएगी और वहाँ पे अपना पूरा बिल्कुल नया शुरू करेगी, काम नया बिजनेस स्टार्ट करेगी। नए मतलब कंपनी एग्जिस्टेंस पे है लेकिन वो किसी दूसरे नेशन, नए देशन में जाके पूरा नए सिरे से जब काम करना शुरू करेगी तो उसे हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड ऑपरेशन, मतलब वो पूरा न्यू तरीके से। बस इसमें ये याद रखना कि वो सब कुछ नया स्टार्ट करेगी वहाँ के जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्रीन फील्ड ऑपरेशन के बारे में है। ठीक है, अब देखिए आफ्टर ग्रीनफील्ड। ठीक है, ग्रीनफील्ड आपको समझ में आ गया। अब दो टर्म और हैं आपकी, एक है आपका मर्जर यानी विलय, और एक है आपका एक्वाइजेशन यानी अधिग्रहण। इन दोनों टर्म को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, अब है बात करते हैं हम मर्जर की। मर्जर क्या होता है, हम किसी चीज़ को मर्ज करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। जब दो चीज़ों को हम आपस में जोड़ते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है, उसे हम बोलते हैं विलय यानी मर्जर। अब समझते हैं इस चीज़ को इंटरनेशनल मोड के थ्रू। कहने का मतलब कि कोई कंपनी है वो अपना काम शुरू कर रही है। ठीक है, आई मीन एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। एक कंपनी है आपकी ए, एक कंपनी है आपकी बी, दोनों आपस में जुड़ गई। ठीक है, तो उससे क्या एक नई कंपनी बन गई, यानी वो दोनों का नाम खत्म हो गया और अब नई कंपनी बन गई जो जिसका नाम होगा सी, यानी ए और बी आपस में मिली और बन गई कंपनी सी। तो उसे हम बोलेंगे मर्जर, यानी दोनों कंपनी का विलय हुआ और एक नई कंपनी का निर्माण हुआ सी का, उसे हम बोलेंगे मर्जर्स। फिर है आपका एक्विजिशन, अधिग्रहण। अधिग्रहण में क्या होता है, ए कंपनी मिली है बी से। ठीक है, तो क्या हुआ, जिसका पार्ट, जिसका शेयर ज़्यादा होगा यानी जो ज़्यादा मजबूत होगी, तो वो आपस में मतलब ए और बी जुड़ गई, तो बी की जो एग्जिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई और कंपनी रह गई आपकी ए। यानी ए ने क्या किया, बी का अधिग्रहण कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, अपने अंडर में उसको मिक्स कर लिया पूरा, मतलब अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो अब बी का नाम तो खत्म हो गया और रह गई कौन सी, ए। और जबकि बी का जितना भी काम है, जो भी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सब किस में आ जाएगी, कौन अधिग्रहण कर लेगा, ए अधिग्रहण कर लेगा। तो ये दो टर्म्स हैं मर्जर्स और एक्विजिशन। इनमें क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। मर्जर्स में क्या होता है, ए और बी कंपनी आपस में मिल गई तो बन गई नई कंपनी सी। और एक्विजिशन में क्या होता है, ए ने क्या किया, बी कंपनी को एक्वाइज कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, तो रह गई ए और बी हो गई खत्म, यानी बी आ गई ए के अंडर में। ए प्लस बी
इक्वल बन गई ए, यानी ए ही वो पूरी दोनों कंपनी का अधिग्रहण एक आपस में जुड़ के क्या कहलाएगी, सिर्फ ए ही कहलाएगी। तो ये है मर्जर्स और एक्विजिशन। ठीक है, अब एक था आपका ग्रीनफील्ड ऑपरेशन, जब कोई अकेली कंपनी नए सिरे से किसी फॉरेन कंट्री में आके अपना बिजनेस शुरू करती है, कहलाती है ग्रीनफील्ड ऑपरेशंस। अब हम बात कर लेते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, जब हम एक नई सिरे से तो कंपनी शुरू करते हैं किसी फॉरेन कंट्री में जाके, लेकिन जब किसी के साथ मिलकर शुरू करते हैं, कहने का मतलब या तो हम किसी के साथ मर्ज होके शुरू कर रहे हैं या एक्वायर करके, यानी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करके या एक्वायर करके, यानी मर्जर्स और एक्वाइजिशन के थ्रू जब हम नए सिरे से कोई कंपनी किसी अन्य देश में शुरू कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ग्रीनफील्ड में एक अकेली कंपनी शुरू करती है नए सिरे से अपना बिजनेस कोई अन्य देश में, और ब्राउनफील्ड में कंपनी नए सिरे से तो शुरू कर रही है लेकिन किसी के साथ या मिलके या तो मर्ज होके या एक्वायर होके जब शुरू करती है तो उसे हम बोलेंगे ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड निवेश। तो व्हाट इज ग्रीनफील्ड ऑपरेशन, व्हाट इज ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और इनमें दो टर्म है मर्जर्स और एक्विजिशन, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। फिर हम बढ़ते हैं आगे की जो टॉपिक है उस पे। अभी हमारा चल रहा है इन्वेस्टमेंट मोड, जिसमें हम बात कर चुके हैं ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग की, अपने संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर की, और साथ ही साथ हुल्ली ऑन सब्सिडरीज की हम बात कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है निवेश के तरीकों में, वो कौन सा है, बोलो बोलो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की विदेशी निवेश क्या है और इनमें कौन सी दो टर्म है। ठीक है, तो व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज विदेशी निवेश। कंपनी और इंडिविजुअल, कोई एक कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति फ्रॉम वन नेशन यानी किसी एक राष्ट्र से, जैसे हमारे इंडिया से, इन्वेस्ट इन असेट्स, क्या करता है, इन्वेस्ट करता है किसमें, संपत्ति में इन्वेस्ट करता है, या फिर ओनरशिप में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है स्टैक्स ऑफ अ कंपनी, जो मतलब एक कंपनी को स्टैक करने के लिए जो कहाँ पे बेस्ड है, अन्य किसी देश में बेस्ड है। आपको नहीं समझ में या आई नो, चलिए इसे इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज विदेशी निवेश। देखिए, जब कोई एक देश की कोई कंपनी दूसरे देश में जाके क्या करती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, तो सिंपल वे में इसी को हम बोलते हैं विदेशी निवेश। कहने का मतलब, अगर कोई हमारे इंडिया की कोई एक कंपनी किसी अन्य देश में जाके क्या कर रही है, वहाँ पे अपना पैसा लगा के निवेश करके और बिजनेस स्टार्ट कर रही है, बिजनेस रन कर रही है, तो वो क्या कर रही है, विदेशी निवेश कर रही है। और ऐसे ही अगर कोई यूएसए की कंपनी हमारे देश में आके यहाँ पे अपना प्लांट लगा के अपना माल बना के सप्लाई कर रही है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम बोलेंगे विदेशी निवेश। ठीक है, और कोई देश की कंपनी आखिर निवेश करती क्यों है, वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड यानी बढ़ाने में, अपनी ओनरशिप को बढ़ाने में, एक देश से दूसरे देश में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करती है, दूसरे देश में निवेश कर देती है, बस। तो इसे ही हम बोलेंगे विदेशी निवेश। ठीक है, अब विदेशी निवेश दो रूप से किया जा सकता है, हम दो माध्यम से देख सकते हैं किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। आई होप डेफिनेटली आपने ये दोनों नाम अच्छे से सुने होंगे, पर बेसिक से समझा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट हम
यहाँ पे बेसिक से समझेंगे। तो किन किन दो रूपों में लेते हैं? एक लेते हैं हम अपना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, FPI, ठीक है। और FDI तो मोस्टली सभी ने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आज की क्लास में पहले हम जान लेते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI के बारे में कि कोई विदेशी निवेश FPI का रूप कैसे लेता है, किस माध्यम को हम FPI के रूप में समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिक वे में समझते हैं। मान लीजिए USA है, उसकी कोई कंपनी है, वो हमारे इंडिया में क्या कर रही है, आके इन्वेस्ट कर रही है, पैसा लगा रही है, यहाँ पे निवेश कर रही है, ठीक है। तो पहली बात ये कौन सी टर्म हो गई? इनवर्ड, यानी इंडिया में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इनवर्ड बोलेंगे उसे, ठीक है। तो अब USA की कोई कंपनी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर वो 10%, मान लीजिए उसने टाटा के साथ क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो अगर वो 10% से ज़्यादा पैसा अगर लगा रही है, इंडिया में आके 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसे तो हम बोलेंगे FDI, ठीक है। और अगर वो 10% से कम इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, USA की कोई कंपनी 10% से कम इन्वेस्ट कर रही है, तो वो आपका कहलाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये बिल्कुल बेसिक थिंग है, ठीक है, कि 10% से अगर ज़्यादा का निवेश हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर 10% से कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी अन्य नेशन की कंपनी के द्वारा हमारे देश में, तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI। यहाँ तक ओके है। अब हम आगे एक और बात जान लेते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 10% से ज़्यादा निवेश हो रहा है तो बोलेंगे FDI, और अगर 10% से कम निवेश हो रहा है तो उसे बोलेंगे FPI। अब साथ ही साथ जब FDI किया जाता है, यानी USA की कोई कंपनी हमारे यहाँ पे आके 10% से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट कर रही है, तो उस चीज़ में उसका पर्पज, यानी उसका प्राइमरी और मेन उद्देश्य रहेगा कंट्रोल का, आधिपत्य का, ठीक है। कंट्रोल यानी वो खुद भी कंट्रोल करना चाहेगी कि वो इतना इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में आके, तो उसका कंट्रोल रहना चाहिए ऑपरेशंस में और अन्य एक्टिविटीज़ में, ठीक है। उसका मेन पर्पस प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मेन पर्पस क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और अगर कोई FPI कर रही, यानी 10% से कम पैसा निवेश कर रही है, FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका प्राइमरी और मेन पर्पस क्या रहेगा, उसका मेन पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये दो बातें हैं, ठीक है। आप FDI और FPI दोनों की हेडिंग लगा के दोनों में ये दोनों बातें नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर कि FDI कब जब मैम जब 10% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी कोई देश की कंपनी अन्य देश की, तो वो FDI होगा। और साथ ही साथ इसका पर्पस रहेगा क्या पर्पस रहेगा, बोलो, कंट्रोल, यानी अपनी ऑनरशिप को कंट्रोल, मतलब कहने का मतलब कि वो यहाँ पे आके साथ में बिजनेस को कंट्रोल एक्टिविटी भी है उसमें इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो FPI है उसमें क्या होता है, 10% से कम पैसा इन्वेस्ट करती है और उसे अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, कंट्रोल का उसका कोई वो नहीं होता है, ठीक है। उसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट का रहता है, किसमें, FPI में, ठीक है। आई होप दोनों बातें क्लियर है, FDI और FPI दोनों में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, FPI के बारे में, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट डिफाइन किया गया है, एन इन्वेस्टमेंट, एक निवेश, किसके द्वारा, बाय इंडिविजुअल्स फर्म्स, किसी व्यक्तिगत फर्म के द्वारा या फिर किसी पब्लिक बॉडी के द्वारा, इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स,
किस में इन्वेस्ट करती है, ये ध्यान रखिएगा कि एफपीआई में किस में इन्वेस्ट किया जाएगा। मैं बताती हूँ, किया जाएगा आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ध्यान में रखने की है ये बात कि पोर्टफोलियो का मतलब ही ये होता है। पोर्टफोलियो मीन्स जो आपके शेयर्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं ना, इनमें कोई दूसरे देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करती है तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किन किन में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में। और कितना इन्वेस्ट करती है मैम, 10% से कम जब इन्वेस्ट करती है तो वही तो होगा हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन किनका, गुड्स और सर्विसेज का इसमें शामिल नहीं होता है। पोर्टफोलियो में सिर्फ किस में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका प्रोडक्शन और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ नॉट कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ होस्ट कंट्री, यानी इसको होस्ट कंट्री से कंट्रोल पे कोई मतलब नहीं होता। इसको सिर्फ किस चीज़ से मतलब होता है, इसको मतलब होता है सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि व्हाट इज पोर्टफोलियो यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक तो क्या होता है, 10% से, अगर कोई देश 10% से कम निवेश कर रहा है आपके देश में आके, या फिर आप किसी देश में जाके 10% से कम निवेश कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और किस में निवेश कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और साथ ही साथ इसमें होस्ट कंट्री के यानी जिस कंट्री में निवेश कर रहे हैं वहाँ के कंट्रोल से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ किससे मतलब होगा, हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। यानी अब अगर एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके, यानी मान लीजिए एक कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और वो हमने खरीद लिया, किसी दूसरे देश की कंपनी ने उसे खरीद लिया। अब धीरे धीरे मान लीजिए एक टाइम के बाद वो 100 रुपये का शेयर 120 रुपये का हो जाता है, तो हम उसे क्या कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है, तो इससे क्या मिला, हमें प्रॉफिट मिला। और साथ ही साथ इसका हमारा प्रोडक्शन, उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है। किसका नहीं है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक टॉपिक हमारा कंप्लीट मोस्टली कर लिया है। कौन सा, मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। उनमें हमने 3 तरीके, ट्रेड रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड और हमारे इन्वेस्टमेंट मोड, तीनों की डिटेल में चर्चा की है। सिर्फ हमारी एक टर्म बची है, कौन सी बची है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी टॉपिक्स अब तक की क्लासेस में और आज की क्लास में मैंने करवाए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस के नोट अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप जाके हर एक क्लास के नोट वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर एफर्ट्स पसंद आए हो, वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको
टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये फिलर फॉर्म की सारी सोशल साइट्स हैं और ये www.ugcnet.com आपकी वेबसाइट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।